हम पढ़ रहे थे BEE के अंदर एसी फंडामेंटल्स। ठीक है, अपन टर्म्स कर रहे थे, बहुत सारी पहले कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो टर्म है वो है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है किसी, जब आप इलेक्ट्रिसिटी को किसी कंडक्टर के अंदर चलाते हैं ना, वो अपोज करती है, उस करंट को रोकने की कोशिश करता है हर एक कंडक्टर। मतलब 100% प्योर कंडक्टर कोई हो ही नहीं सकता कि जिसके अंदर से जितनी इलेक्ट्रिसिटी मैं क्रॉस करवाऊं सारी की सारी क्रॉस हो जाए। ठीक है, ऐसा कंडक्टर कोई है ही नहीं। तो रेजिस्टेंस क्या होता है? अपोजिशन, जो अपोज करना। ठीक है, किसी ना किसी कंडक्टर के द्वारा अपनी इलेक्ट्रिसिटी को। अपन इसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं, रेजिस्टेंस के बारे में, इसके फार्मूलाज रहते थे। ठीक है, तो क्या होता है रेजिस्टेंस? मेजर ऑफ opposition to flow of current, opposition to flow of current in a material। किसी मटेरियल के अंदर करंट के फ्लो करने को अपोज करने की ताकत, उसको मेजर करना क्या कहलाता है? रेजिस्टेंस। ऑपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट इन ए सर्किट, ऑपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट इन ए कंडक्टर, कुछ भी लिख सकते हो। जो भी उसका मटेरियल को करंट को अपोज करती है पावर, उसको क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। रेजिस्टेंस अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ का फिर से पढ़ेंगे ओम्स लॉ आगे, लेकिन एक बार मैं डेफिनेशन लिखता हूं। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को ऐसे निकाला जा सकता है। ठीक है, जो करंट होता है वो वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जो उसका कांस्टेंट होता है उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू लिखने के लिए तो आप ऐसे फार्मूला से रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। ये होता है अगर बहुत सारे रेजिस्टेंस हो, अगर एक ही मटेरियल है, ध्यान दो, यहां से लेकर यहां तक एक मटेरियल है। ठीक है, उसके दोनों तरफ अपन ने वोल्टेज एंड करंट को मापा। ठीक है, उसके अंदर जो रिलेशनशिप आया उससे रेजिस्टेंस निकाला जा सकता है। लेकिन कई बार जो रेजिस्टेंस होते हैं बहुत सारे होते हैं किसी सर्किट के अंदर, जैसे यहाँ पे ये सर्किट था, इसके अंदर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मैंने डाल दिया, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट थोड़ी दूरी पर फिर से रेजिस्टेंस डाल दिया। ठीक है, नेक्स्ट सो ऑन, बहुत सारे रेजिस्टेंस हैं। ये है रेजिस्टेंस 1, ये है रेजिस्टेंस 2, ठीक है, एंड सो ऑन, बहुत सारे रेजिस्टेंस है सर्किट के अंदर। तो ये कौन से हैं? ये सीरीज के अंदर हैं। ठीक है, वही लाइन है, वही सीरीज है, उसके अंदर बहुत सारे रेजिस्टेंस हैं। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला आता है टोटल रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस सो ऑन इन सीरीज। अगर सीरीज है तो सीरीज के अंदर जितने भी रेजिस्टेंस आएंगे उन सभी को आप डायरेक्ट ऐड कर देंगे तो अपना टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा। लेकिन अगर वो पैरेलल सिस्टम के अंदर है, पैरेलल सिस्टम के अंदर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे कुछ ना कुछ लोड है, ठीक है, आगे, और यहाँ से वोल्टेज आ रही है, और साथ में पैरेलली क्या है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2 और ऐसे ही रेजिस्टेंस 3। ठीक है, ऐसे रेजिस्टेंस इसके अंदर ऐड है, रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3। देन टोटल रेजिस्टेंस इसको निकालने के लिए फॉर्मूला आता है 1 डिवाइडेड बाय R इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय R2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय R3 एंड सो ऑन अप इन पैरेलल सिस्टम। अगर पैरेलल सिस्टम है तो कैसे चलेगा ये? 1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय R2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय R3 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय R। इन सभी को ऐड करके, ठीक है, इधर ले आएंगे तो R की वैल्यू आ जाएगी टोटल। ठीक है, ऐसे आप रेजिस्टेंस किसी बॉडी का, किसी भी कंडक्टर, किसी भी सर्किट का पूरा रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं कि उसके अंदर कितना रेजिस्टेंस है। ठीक है, रेजिस्टेंस हर बॉडी के अंदर होता है।
जो करंट को अपोज करने की ताकत हर किसी चीज में होती है, लेकिन वो कितना करती है वो अलग अलग होता है, ठीक है। ध्यान देना, रेजिस्टेंस जो होता है वो एनर्जी को खत्म नहीं करता कभी भी। आप ये मत सोचना कि जो एनर्जी थी यहां से एनर्जी कभी खत्म की ही नहीं जा सकती, उसको मैंने किसी वायर में से भेजा और वो दूसरी जगह पे कम पहुंची ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफ दिस कंडक्टर। इस जगह से जो करंट चला, इस जगह से जो इलेक्ट्रिसिटी चली वो यहाँ पे पूरी नहीं पहुंची, तो वो गई कहां? उसने इस वायर को, इस कंडक्टर को हीट कर दिया। ध्यान देना, जब आपके घरों के बाहर जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लगे रहते हैं, बड़ी बड़ी वायर्स के साथ आपकी इलेक्ट्रिसिटी आ रही होती है, तो वो क्या होता है, वो कहीं खत्म नहीं होती, करंट उसका कहीं खत्म नहीं होता, वो जस्ट आपका हीट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और हीट, वायर को हीट करने के बाद वो एटमॉस्फेयर के अंदर चला जाता है, ठीक है। तो ऐसे रेजिस्टेंस के कारण होती है ये सब चीजें। नेक्स्ट आपका टॉपिक बनता है व्हाट इज पॉलीफेज सिस्टम। नेक्स्ट इज पॉलीफेज सिस्टम। पॉलीफेज सिस्टम क्या होता है? जब आपके फेज जो हो वो एक से ज्यादा हो। सिंगल फेज का अपन ने वर्क किया था, सिंगल फेज के अंदर क्या हो रहा था, आपका एक सर्किट था, ठीक है। उस सर्किट के अंदर मैंने एसी सप्लाई छोड़ी और वो अपना साइकिल कंप्लीट कर रही थी, ठीक है, सिंपल वर्किंग थी उसकी, ठीक है। अब पॉलीफेज सिस्टम के अंदर क्या होता है, जब सर्किट के अंदर एक से ज्यादा फेज हो, फेसेस जो हो, ये एक फेज था, फेज के बारे में आपने पढ़ा था, जो कंप्लीट साइकिल होता है उसके अंदर बहुत सारे वो सिस्टम से गुजरता है आपका जो सर्किट होता है, ठीक है। अब ध्यान दो, ये एसी करंट है, कभी तो पॉजिटिव में गया, कभी नेगेटिव में गया, बहुत सारे स्टेजेस में से गुजरता है। उन स्टेजेस को मिला के जो आप डायग्राम बनाते हैं उसको बोलते हैं सिंगल फेज। अब ये सिंगल फेज है, ठीक है। पॉलीफेज क्या होगा, अगर इसके साथ मैं एक और फेज ऐड कर दूं, ध्यान देना, आपने सुना होगा थ्री फेज सिस्टम या टू फेज मोटर, थ्री फेज मोटर, ठीक है, ऐसी होती है मोटर्स, बहुत सारी चीजें होती हैं जो थ्री फेज के ऊपर चलती हैं। पॉलीफेज क्या होता है, जब फेज जो हो टू और मोर फेसेस, टू और मोर आर्मेचर वाइंडिंग्स equally displaced from each other to generate polyphase system, to generate polyphase ठीक है। ये वाला फेज सिस्टम बनाने के लिए दो या दो से ज्यादा वाइंडिंग्स जो होती हैं एक साथ इक्वली डिस्प्लेस कर दी जाती हैं। अब ध्यान दो, सिंगल जनरेटर था, उसने सिंगल सप्लाई प्रोड्यूस की, उसके अंदर सिंगल फेज था, ठीक है, उसने ये वाला फेज बना दिया। अगर उस जनरेटर के अंदर एक कोयल ही थी, एक कोयल थी जो करंट पैदा कर रही थी, एक मैग्नेटिक कोयल थी, ठीक है। मैग्नेटिक कॉइल का काम मैंने आपको बताया था कि एक तो मैग्नेट होनी चाहिए, जैसे ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ, ठीक है। ये साउथ को मैग्नेट को साउथ कॉइल बनाने के लिए, साउथ मैग्नेट बनाने के लिए, ये कॉइल नॉर्थ मैग्नेट बनाने के लिए, और इसके अंदर चलती थी आपकी एक कॉइल, एक वाइंडिंग, ठीक है। ये थी सिंपल ए डैश वाइंडिंग थी अपनी, ये इसके अंदर रिवॉल्व कर रही थी। तो ये इस कॉइल के अंदर, इस पूरी ए डैश के अंदर क्या बन रहा था, करंट बन रहा था, वो भी सिंगल फेज था। ध्यान देना, ये वाला फेज बना दिया था उससे मैंने, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसके अंदर एक कॉइल और ऐड कर दूं, मैग्नेट एक ही है, वही S एंड N, मैग्नेट बाहर, मैग्नेटिक कॉइल एक ही है। अब मैंने दूसरी कॉइल ऐड कर दी V डैश,
2 कॉइल्स ऐड कर दी, अब ये मल्टीफेस हो गया, पॉलीफेस हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर दूसरी जो है वो मैंने कितना डिस्प्लेस किया है उसके हिसाब से चलेगा, ठीक है। और अपना जो टॉपिक है वो पॉलीफेस नहीं है, अपना टॉपिक है 3 फेज सिस्टम, ठीक है। 3 फेज सिस्टम क्या होता है, मतलब कि 2 फेज भी होता है। 2 फेज के बारे में मैंने आपको बताया जब मैंने 2 कॉइल्स ऐड कर दी थी, लेकिन आप पढ़ेंगे व्हाट इज 3 फेज सिस्टम। जब पॉलीफेज के बाद नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज 3 फेज सिस्टम। फेज सिस्टम 3 फेज सिस्टम क्या होता है, जब 3 कॉइल्स 2 और मोर लिखा था ना यहां पे, व्हेन 3 वाइंडिंग्स और कॉइल एक ही चीज है, वाइंडिंग्स आर इक्वली डिस्प्लेस्ड दैट इज कितना होगा, टोटल 360 डिग्री डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फेसेस, कितने हैं 3, ठीक है। 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 120 डिग्री, तो 120 डिग्री पर हो, 120 डिग्री फ्रॉम ईच अदर दिस सिस्टम इज नोन एज 3 फेज सिस्टम, ठीक है। 120 डिग्री पर तीनों जो है वो अलग अलग हैं, ठीक है। ध्यान देना कैसे आएगा ये, वही वाइंडिंग सेम टू सेम, जहां मैं मैग्नेट ही बना देता हूं वाइंडिंग की बजाय, यहां पे नॉर्थ मैग्नेट N, यहां पे साउथ मैग्नेट S, ठीक है। इसके अंदर अपने मैग्नेट वाइंडिंग्स लगानी है। सबसे पहले सिंगल वाइंडिंग थी अपनी A डैश, अब मैं इसको नाम दे देता हूं, चाहे V डैश नाम दे देता हूं, V डैश, और ये एक मैग्नेट थी आपकी ऐसे लगा दी मैंने, और तीसरी मैग्नेट कॉइल मैंने लगा दी ऐसे। 3 कॉइल्स हैं इसके अंदर, कॉइल A B, कॉइल A डैश, C डैश, ठीक है। ये 3 कॉइल्स थी, तीनों कॉइल्स के कारण अब 3 अलग अलग फेसेस बनेंगे। सिंगल पहले A डैश के कारण, A डैश के कारण ये वाला बन रहा था, E ड्यू टू A डैश, A डैश के कारण ये वाला करंट बन रहा था। V डैश के कारण आपका मान लो ये नीचे वाला करंट बन रहा है, यहां से शुरू होता है वो, ध्यान देना इस 0 से शुरू नहीं होगा। जब एक मैग्नेट यहां पे चली गई, फिर उसके बाद B उसके सामने आई, ठीक है, फिर C उसके सामने आई, मतलब कि अलग अलग जगह पर अलग अलग पोजीशन कर दिया मैंने इनको, आपस में 120 डिग्री पर कर दिया कॉइल्स को सभी को। तो यहां पे भी 120 का डिफरेंस पड़ेगा। तो ये कहां से शुरू होगी, यहां से आएगी और फिर यहां से होती हुई, ठीक है, यहां से जाकर और फिर यहां पे ऐसे मैक्सिमम पर खत्म हो जाएगी, मतलब ऐसे ही चलती जाएगी ये, सो ऑन। ये हो गया E ड्यू टू V डैश, V डैश। और तीसरी आपकी आएगी जो वो इधर से शुरू होगी, ठीक है, यहां से जाते हुए वो इधर से जाते हुए यहां पे खत्म होगी, ठीक है। ये तीसरी A ड्यू टू C डैश, ये 3 अलग अलग फेस बन गए ड्यू टू 3 डिफरेंट मैग्नेट्स के कारण, ठीक है। 3 डिफरेंट कॉइल्स जहां पे मैंने लगाई, मैग्नेट सेम है तीनों की, करंट वहीं पे जाके बनेगा जहां पे मैग्नेट आएगी। पहले A पहुंचा मैग्नेट तक तो A ने पॉजिटिव करंट बनाया, फिर C पहुंचा या B पहुंचा उसके बाद मैग्नेट के पास ऐसे, ठीक है, तो B ने करंट बनाया, फिर C पहुंचा तो C ने करंट बनाया, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप पे डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट फेज जो है वो वर्क करेंगे। अगर इनको सामने से भी मैं देखूं, ठीक है, इसी डायग्राम को इधर साइड से मैं देखूं तो कैसे बनेगा, ये तीनों के डिफरेंट फेसेस आएंगे। ये होगा आपका A डैश, इधर वाला A डैश, ये होगा B डैश,
और ये नीचे वाला होगा सी सी डैश, और ये तीनों एक दूसरे से 120 डिग्री पे होंगे, 120 डिग्री, 120 डिग्री एंड 120 डिग्री। ठीक है, ये 3 फेज सिस्टम है, इसको ध्यान से समझ लेना। ठीक है, और इसको सेम टू सेम नोट्स बनाना, और पेपर के अंदर ये क्वेश्चन काफी बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको ध्यान से याद कर लेना। ये है 3 फेज सिस्टम। ठीक है, 3 फेज सिस्टम के अंदर आपका ये मैग्नेट्स होती हैं और ये उसका डायग्राम बनता है ऐसे। ठीक है, ये डायग्राम भी याद कर लेना ध्यान से। तो ये सारी चीजें आपकी 3 फेज सिस्टम के अंदर आ गई। 3 फेज के बारे में आप सारी बातें कर चुके हैं। 3 फेज सिस्टम कब यूज होता है, कब बनता है, जनरेट करने के लिए क्या किया जाता है, जब 3 वाइंडिंग्स 3 वाइंडिंग्स आर इक्वली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम ईच अदर, दैट इज 120 डिग्री। 120 डिग्री पर जब 3 वाइंडिंग्स को एक दूसरे से 120 डिग्री की दूरी पर रखा जाता है, तब वो जो करंट बनाती हैं विद सिंगल मैग्नेट। मैग्नेट सिंगल ही है, मैग्नेट नॉर्थ एंड साउथ वही है। ठीक है, उसके अलावा और कोई मैग्नेट यूज नहीं किया अपन ने। मैग्नेटिक फील्ड सेम है, अपन ने फेसिस वाइंडिंग 3 कर दी, तो तीनों ने डिफरेंट टाइम पे करंट को डिफरेंट स्टेजेस पर पहुंची, जिसके कारण अपन ने 3 अलग फेस बना लिए। ये 3 फेज सिस्टम कब यूज होता है, ध्यान देना। पहले मैंने जो फेस बनाया था ना, उसका डायग्राम कुछ ऐसा था कि यहां से पहले एक बार करंट आया, फिर 0, फिर करंट आया, फिर 0। ठीक है, एक बार नेगेटिव करंट, एक बार पॉजिटिव। ठीक है, एक बार पॉजिटिव डायरेक्शन में, एक बार उल्टी डायरेक्शन में। लेकिन जब मैंने मल्टी फेज का काम लिया तो वो पॉजिटिव भी कंटिन्यू चल रहा था और नेगेटिव भी कंटिन्यू चल रहा था। ठीक है, ये देखो, ध्यान दो। अब ये तीनों टाइम करंट इसके अंदर है। ठीक है, कहीं भी देखो जो पॉलीफेज सिस्टम होता है उसके अंदर करंट रहता है हमेशा, जिसके कारण 0 करंट कभी नहीं होता। तो वो कब यूज आता है, वो कब यूज होता है जब अपन 3 फेज मोटर चलाते हैं। 3 फेज के अंदर 0 करंट कभी नहीं रहता, इसलिए वो पावर बहुत ज्यादा जनरेट करती है। तो 3 फेज सिस्टम, 3 फेज मोटर के अंदर कौन सा कनेक्शन यूज होगा, 3 फेज कनेक्शन यूज होगा। नेक्स्ट आपका टॉपिक है मेथड ऑफ कनेक्टिंग, मेथड्स ऑफ कनेक्टिंग 3 फेज सिस्टम, या 3 फेज वाइंडिंग्स लिख सकते हो यहां पे, 3 फेज वाइंडिंग्स। 3 फेज वाइंडिंग्स को कैसे कनेक्ट किया जाता है। कनेक्शन मतलब कि जब आप उसको मोटर के लिए यूज करना चाहते हैं या किसी चीज के लिए यूज करना चाहते हैं, तो 3 फेज मोटर को 3 फेज उसको कैसे वो किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है। तो 2 सिस्टम होते हैं। फर्स्ट वन इज स्टार कनेक्शन, सिंबल होता है Y। दूसरा आता है डेल्टा कनेक्शन, सिंबल होता है डेल्टा। ठीक है, ये 2 तरीके से इसको कनेक्ट किया जा सकता है। सबसे पहले स्टार कनेक्शन क्या होता है, सबसे फर्स्ट वन, व्हाट इज स्टार कनेक्शन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये 2 बार आएगा। एक बार तो आप कनेक्शन मोटर का कनेक्शन करेंगे, तब भी स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन। ये कब यूज होते हैं, जब मोटर वगैरह के अंदर वाइंडिंग को 3 फेज वाइंडिंग को कनेक्ट करना होता है, तब यूज होते हैं ये। सबसे पहले स्टार कनेक्शन। स्टार कनेक्शन क्या होता है, Y से डिनोट करते हैं इसको। Y का मतलब होता है एक इधर से कॉइल आ रही है, एक इधर से, एक इधर से, मतलब 3 कॉइल्स को आप सिंगल कॉइल में सिंगल पॉइंट पर ले आएंगे, तो उसको बोलते हैं स्टार कनेक्शन। आगे पढ़ोगे ना तब ये क्लियर हो जाएगा। इन दिस सिस्टम three ends of 3 windings तीनों वाइंडिंग्स के आर कनेक्टेड टुगेदर, सभी को एक साथ जोड़ दिया जाता है, टू फॉर्म ए कॉमन न्यूट्रल। एक कॉमन न्यूट्रल बनाने के लिए तीनों को एक साथ जोड़ दिया जाता है। ध्यान देना,
थ्री फेज सिस्टम के अंदर क्या होता है, अब यहां पे एक कोयल है, यहां पे दूसरी कोयल है, इसको थोड़ा सा वाई की शेप में बना लेते हैं अपन, ठीक है। यहां पे सेकंड कोयल, ठीक है, यहां पे थर्ड कोयल, तीन कोयल्स हैं, तीन फेस हैं तो तीनों कोयल्स, तीनों को मैंने एक साइड से कोयल्स की सारी वायर को, इस कोयल की एक वायर को मैंने इसके साथ जोड़ दिया और इसकी भी एक वायर को इसके साथ जोड़ दिया, तो तीनों कोयल्स की एक वायर को तो मैंने आपस में जोड़ दिया और दूसरी वायर को मैंने अलग अलग फेस के अंदर रख दिया, ठीक है, फेस के साथ कनेक्ट कर दिया। जैसे ये है रेड फेस, ये है ब्लू फेस और ये है येलो फेस। तीन फेस होते हैं RBY, रेड ब्लू येलो, तीन फेस आते हैं, वायर की भी तीन कलर की होती हैं फेसेस की, और ये आ गया आपकी कॉमन न्यूट्रल, ठीक है। ये डायग्राम बना लेना, इसके अंदर कोयल है अब A डैश B डैश B C डैश C, ये तीन कोयल्स हैं, तो इनके एंड्स, फॉर एग्जांपल इन डायग्राम the three windings has three ends connected, three ends कौन कौन से, A dash B dash and C dash are connected to each other to form स्टार कनेक्शन। स्टार कनेक्शन बनाने के लिए तीन कॉइल्स के तीन फेस आपस में कनेक्टेड हैं। न्यूट्रल को मैं कनेक्ट करूंगा इसके साथ न्यूट्रल वायर लगा दूंगा, रेड को रेड के साथ लगा दूंगा, ब्लू को ब्लू के साथ, वाई को येलो को येलो के साथ। ये थ्री फेस हो गए, तीन फेस एक न्यूट्रल, न्यूट्रल को न्यूट्रल के साथ। न्यूट्रल पॉइंट कौन सा आ गया इनका, ये वाला कॉमन न्यूट्रल पॉइंट, और बाकी सारे फेस के साथ कनेक्ट करूंगा, तो ये क्या बन जाएगा, स्टार कनेक्शन बन जाएगा आपका। नेक्स्ट है आपका डेल्टा कनेक्शन। व्हाट इज डेल्टा कनेक्शन? डेल्टा कनेक्शन के अंदर बिल्कुल डिफरेंस होता है, बिल्कुल डिफरेंट होता है डेल्टा कनेक्शन। इन डेल्टा कनेक्शन, सेकंड डेल्टा कनेक्शन, ये डेल्टा की तरह दिखता है। द एंड ऑफ वन वाइंडिंग is connected to the start of next winding। एक वाइंडिंग का एंड जो होता है वो दूसरे के स्टार्ट के साथ कनेक्टेड होता है। ध्यान देना कैसे आएगा, ये एक वाइंडिंग होगी, ये उसका एंड हो गया, ये स्टार्ट पॉइंट था, ये एंड हो गया, ये ए डैश एंड है। ए डैश कनेक्टेड है बी के स्टार्टिंग पॉइंट से, तो यहां पे बी और बी डैश इसका एंड पॉइंट है, बी डैश, और यहां पे ये एंड होगी, इसका एंड कनेक्टेड है स्टार्टिंग ऑफ सी से, सी, और ये आ गया उसका सी डैश। ये सभी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं और यहां से निकाली गई हैं डिफरेंट वायर्स। ये हो गया रेड, ब्लू एंड येलो, ये होता है आपका कनेक्शन डेल्टा कनेक्शन, इसको बोलते हैं डेल्टा कनेक्शन। ठीक है, डायग्राम के अंदर ये डायग्राम बना लेना आप लोग, ठीक है, डेल्टा कनेक्शन का। तो दो तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं आप। स्टार जिसके अंदर वाई जैसी शेप हो, ये देखो उल्टा वाई बन रहा है, ये एक कोयल आ गई, ये दूसरी कोयल आ गई और ये तीसरी ए डैश, तीनों उल्टे वाई जैसा कनेक्शन, उल्टा भी कर सकते हो इसको, ठीक है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बस आपके वायर्स जो है वो तीन कॉइल्स का एक सिरा आपस में जुड़ा होना चाहिए। लेकिन डेल्टा कनेक्शन के अंदर सभी की वायर्स का एक कॉइल का स्टार्टिंग पॉइंट, इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये वाला है, सी के एंड पॉइंट से जुड़ा हुआ है, सी का एंड पॉइंट ये वाला है, और इसका स्टार्टिंग पॉइंट बी वाला है, तो ये ए के एंड पॉइंट से, ए डैश से जुड़ा हुआ है।
V का, तो ऐसे आप लिख सकते हो इन डायग्राम द एंड ऑफ कोयल V डैश इज कनेक्टेड विद स्टार्टिंग ऑफ कोयल एंड इसका किसके साथ जुड़ा है, वह है CC डैश के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, एंड ऑफ V डैश इज कनेक्टेड विद स्टार्ट ऑफ CC डैश, दिस इज डेल्टा कनेक्शन। तो दो तरीके के कनेक्शन अपन ने किए हैं, स्टार कनेक्शन एंड डेल्टा कनेक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर के अंदर अक्सर पूछा जाता है स्टार डेल्टा कनेक्शन के बारे में, तो अच्छे से याद कर लेना इसको। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, एसी फंडामेंटल के अंदर लास्ट टॉपिक, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन, क्वेश्चन है आपका, रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। करंट एंड वोल्टेज के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस इज एक्सप्रेस्ड बाय ओम्स लॉ। ओम्स लॉ से आप इसका रिलेशनशिप डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आपका क्वेश्चन आता है रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड वोल्टेज बताओ, तो आप इसका रिलेशनशिप एक्सप्रेस कर सकते हैं बाय ओम्स लॉ। कैसे? ओम्स लॉ ने क्या स्टेट किया था, दिस स्टेट्स दैट द करंट फ्लोइंग थ्रू ए सर्किट, करंट फ्लोइंग थ्रू ए सर्किट is directly proportional to voltage, directly proportional to voltage and inversely proportional to resistance। रेजिस्टेंस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है और वोल्टेज से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। इसको अगर मैं उसके अंदर फॉर्मूला के अंदर लिखना चाहूं तो करंट, जिसको आप I से लिखते हैं, इज इक्वल टू वोल्टेज, जिसको आप V से लिखते हैं, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, जिसको अपन R से लिखते हैं, ठीक है। ये ओम्स लॉ से अपन ने डिफाइन कर लिया, ठीक है। तो ओम्स लॉ क्या स्टेट करता है, दिस स्टेट्स दैट करंट फ्लोइंग इन ए सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड वोल्टेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, ठीक है। सर्किट के अंदर जितना रेजिस्टेंस है, ध्यान देना, अब ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ही वोल्टेज एंड करंट के बारे में अगर आप डिफाइन करना चाहें, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि जो करंट है, रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच में, ये कब इंक्रीज होगा, कब डिक्रीज होगा। ध्यान देना, करंट अगर वोल्टेज बढ़ा दी जाए, ठीक है, पहले वोल्टेज मान लो जनरल ऐसे ही मैं वो कर रहा हूं, अगर ये 10 है, ये 5 है, ठीक है, एग्जांपल फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो ये अब करंट कितना आया, इसको डिवाइड करूंगा तो 2 आया। अगर मैं इसको बढ़ा के 15 कर दूं, अब करंट कितना आया, 3, ठीक है। इट मींस वोल्टेज जब बढ़ेगी तो करंट बढ़ेगा, वोल्टेज जब इंक्रीज होगी तो करंट भी इंक्रीज होगा। लेकिन अगर रेजिस्टेंस बढ़ता है तो वोल्टेज डिवाइड करेंगे, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट कम आएगा। मतलब रेजिस्टेंस बढ़ता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर रेजिस्टेंस बढ़ता है तो करंट कम होगा, वोल्टेज बढ़ती है तो करंट ज्यादा होगा, ठीक है। ये टॉपिक यही खत्म होता है और इसी के साथ आपका चैप्टर एसी फंडामेंटल्स भी यही खत्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे। थैंक यू।